हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। राधे राधे, जय हिंद सभी को। सभी मेरे दोस्त लाइव आ जाइए। लेकर आया हूं मैं एक बहुत ही प्यारा सा सेशन जिसमें आपको सिखाने वाला हूं बहुत सारे कंसेप्ट। तो फटाफट लाइव आ जाइए। कैमरामैन मेरे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा और रोज की बात थी, इस बार भी आप नोटबुक के साथ बैठे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव won द मैच। ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सही कौन सा है। अगर आपको लगता है कि ये जो लिखा गया है ये गलत है तो आप इनमें से एक सेलेक्ट करिए। अगर आपको लगता है कि जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है तो आपका आंसर होगा डी, यानी नो इम्प्रूवमेंट। तो आइए चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये कह रहा है कि इफ, तो यहां पर आप लिख दीजिए मेरे साथ, इफ ये लिखा हुआ है आई, तो आई के लिए आप लिखेंगे सब्जेक्ट है ये। सब्जेक्ट के बाद आप यहां पर ब्लैंक्स लगा दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए इसको। इसके बाद आप ये देखिए आई लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट के बाद ये देखिए लिखा हुआ है वुड, तो आप वुड लिख दीजिए। वुड के बाद यहां आया है हैव, और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यानी इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है, ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चंस है। यदि वुड के बाद हैव दे रखा है तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर हैड लगाना होगा, और हैड के साथ हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ लिखा है वुड हैव ऑन, और यहाँ पे है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा सेंटेंस है, वो बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो जो पहला का आंसर है वो आंसर क्या है? डी आंसर है। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। फटाफट जुड़ जाइए मेरे भाई, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम 2008। एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। नोट डाउन करिएगा मेरे साथ। यदि किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर आता है तो वह सेंटेंस या तो परफेक्ट टेंस में होगा और नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के में होता है। तो हम लोग को यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, ये देखिए लिखा गया है कि फ्रॉम 2008 यानी 2008 से। तो सबसे पहले तो फ्रॉम नहीं आएगा, 2008 लिखा हुआ है यानी 2008, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा यहाँ पर लिखा है एम वर्किंग, तो भैया ये जो एम वर्किंग है, याद करिए इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम कभी भी समय सूचक शब्द के रूप में सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं मेरे भाई। यानी ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट होगा वो होगा आई हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम। तो देखिए ये जो फ्रॉम है ये दोबारा से गलत हो गया, क्योंकि ये जो फ्रॉम आता है ये केवल फ्यूचर टेंस के में आता है, ये दूसरे टेंस में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2008। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिखाइएगा। कह रहा है कि आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स। कह रहा है कि मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन है, सॉरी। अगर जैसे मान लीजिए आपको ये बोलना हो कि मेरे पास कार है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई, मेरे साथ साथ बोलिएगा, आई हैव ए कार। आप ऐसे कभी बोलते हैं क्या? आई एम हैविंग ए कार? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये जो हैव है ये एक स्टैटिक वर्ब का काम करता है। यहां पर ये जो स्टैटिक वर्ब होता है इसका यूज हम कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते, यानी इनके अंत में आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते हैं।
तो किस टेंस में करते हैं? इनका यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत करते हैं। तो आप याद रखेंगे स्टैटिक वर्ब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो फ्रेंड, स्टैटिक वर्ब से रिलेटेड वीडियो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने बनाऊंगा, पूरा A to Z। सो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आई के साथ हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। आई हैव 2 सिस्टर्स, क्योंकि ये जो हैव है यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। यह एक स्टैटिक वर्ब की तरह कार्य करता है और स्टैटिक वर्ब में कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे भाई प्यारा प्यारा कमेंट कर दो और लाइक भी करते हो मेरे भाई, और आंसर जरूर बताते रहिए। सो आपका पहले यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन का ए। कैमरामैन, मेरे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया जाए। कैमरामैन, मेरे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है मेरे भाई, और फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आई विश, इसका हिंदी में अर्थ होता है काश मैं, यानी ये एक काल्पनिक बात है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखिएगा, जिसको हम इंग्लिश में इमेजिनरी कहते हैं। इमेजिनरी वर्ड्स, और इमेजिनरी वर्ड कौन कौन से होते हैं मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं आपको सुन रहा हूं। पहला होता है इफ, दूसरा होता है एज इफ, तीसरा होता है आई विश, और चौथा होता है ही विशेस। आई विश का मतलब होता है काश मैं, कई बार अपन ऐसे बोलते हैं ना, काश मैं राजा होता। तो राजा बनने के लिए मेहनत की जरूरत है, तो आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए। तो काश मैं राजा होता है, इसका मतलब कि मैं केवल इमेजिन कर रहा हूं, सोच रहा हूं, और जो इमेजिन करने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, बी वर्ब आता है, वो एक ही चीज आता है, वो कौन सा है? वर आता है। तो आप देखिए ये लिखा है आई विश आई वॉज ऑन ए वेकेशन। वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी, काश मैं छुट्टी पे होता। तो भैया ये क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। तो इसका फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होने वाला है। आई विश के साथ कोई भी सब्जेक्ट आए, आगे आपको वर का इस्तेमाल करना होता है, तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बहुत लोगों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर आया हूं, और आप देख सकते हैं एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ये अगला क्वेश्चन है एसएससी 10+2 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि मैंक वाज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स, यानी पिछले 2 सप्ताह से मैंक जो है वो ओवर टाइम काम कर रहा है। 2 सप्ताह से क्या कर रहा है? ओवर टाइम काम कर रहा है। जैसे मैं बोलूं सुबह से वर्षा हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे हम बोलते हैं। यहां पर तो ये जो फॉर लिखा है, ये अगर समय सूचक शब्द है, अगर समय को डिनोट कर रहा है, तो इसके साथ हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज नहीं कर सकते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। फटाफट बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इज वर्किंग, इज बीइंग वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, या नो इम्प्रूवमेंट, कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए मैंक, मैंक किसी का नाम है, तो नाम के साथ हम हैज बीन लगाते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा, हैज बीन वर्किंग। सी आपका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मोस्ट चिल्ड्रन, यानी अधिकांश बच्चे, आर लाइकिंग आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी जब छोटे थे, बचपन में थे, तो हम लोग आइसक्रीम को काफी पसंद करते थे और आज भी पसंद करते हैं। तो भैया ये जो लाइक है ना, जैसे मान लो आपने मुझे बोला सर मैं आपको पसंद करता हूं या पसंद कर रहा हूं, क्या बोलोगे? पसंद करता हूं। तो हम बोलेंगे आई लाइक यू। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी मुझे देख रहे हैं, आई लाइक यू। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई एम लाइकिंग यू। क्यों भाई? क्योंकि ये जो लाइक है ये एक स्टैटिक वर्ब होता है, और स्टैटिक वर्ब जो होता है ये अवस्था बताने का काम करता है, जिसका यूज हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में इनका यूज करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो चिल्ड्रन है
बताइए राइट आंसर आपको फटाफट बता दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। ये तो नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? क्या लाइक्स होगा, लाइक होगा, वर लाइकिंग होगा, या कोई नो इंप्रूवमेंट? तो भैया ये तो चला गया। अब ये तीन में से एक आंसर आपको फटाफट बता देना है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लाइक्स लगाएंगे, लेकिन ये जो चिल्ड्रन लिखा गया है ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। और प्लूरल वाला जो वर्ब होता है इसमें एस एस का प्रयोग हम नहीं करते, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लाइक्स आपका आंसर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं जो आप मेरे से सुन रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए भी चलेंगे, या ये वीडियो देखने के बाद वीडियो को पोस्ट करके उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो भी स्टूडेंट्स जो आपके नियर बाई हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो तैयारी करते हैं, जिनको लगता है, आपको अगर लग रहा है कि इस वीडियो से हमें कुछ सीख मिल रही है, तो मेरे भाई एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्त को शेयर भी कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट्स हाई टाइम यू कम टू अ डिसीजन। यहाँ पे इस काम को अंडरलाइन किया गया है और आपके पास देख रहे हैं 4 ऑप्शन है। सीजीएल में 2006 में ये क्वेश्चन को पुट अप किया गया था, पूछा गया था। सो फ्रेंड्स फिर से एक कंसेप्ट में सिखाऊंगा, नोट डाउन करिएगा। यदि किसी भी सेंटेंस में, बिल्कुल से, यदि किसी भी सेंटेंस में इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आइए आंसर देख लीजिए। तो ये देखिए इट्स हाई टाइम के बाद ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो कम का सेकेंड फॉर्म बताइए क्या होता है। तो ये आपका जो केम है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कैमरामैन मेरे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 8 पे लेकर चले। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सीरीज चल रहा है और ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल 2006 का क्वेश्चन है, यानी 2006 का क्वेश्चन। चेक करिए, कह रहा है कि आई विल फोन यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा, आफ्टर आई सेल अराइव, मतलब मेरे पहुंचने के बाद। यानी देखिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा आपको एक ट्रिक पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक कंडीशनल सेंटेंस है तो एक कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कभी भी 2 बार सेल विल नहीं आ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया देखो एक बार विल यहाँ है और एक बार सेल यहाँ है, इसका मतलब ये सेंटेंस तो गलत है सर। अगर ये सेंटेंस गलत है तब आपको इन 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तब आपको याद करना होगा कि अगर सेंटेंस के एक भाग में यहाँ पर अगर इसने सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है, किसका? सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है, तो दूसरे भाग में हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो भैया यहाँ जो आफ्टर लिखा हुआ है, इस आफ्टर के बाद देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो गलत है, यानी ये आंसर नहीं होने वाला है। अब इसके साथ देखो अराइव्ड लिखा है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ कभी भी सिंपल पास्ट टेंस नहीं आ सकता। अगर ये फ्यूचर टेंस है तो एक तरफ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो भैया ये क्वेश्चन जो है आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका जो पहला आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है आई हैव बोट दिस हाउस इन 1970 फॉर ₹2 लाख, यानी 2 लाख रुपए में इस घर को 1970 में उसने खरीदा था। अब मुझे बताएं अभी 2023 चल रहा है, अगर मैं बात 2022 की करूं तो ये प्रेजेंट है या पास्ट है? तो बिल्कुल पास्ट है। और अगर ये पास्ट है तो इसके साथ हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे? तो सिंपल पास्ट का। कौन सा वर्ब आएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। तो बताओ ये गलत है या फिर सही है? ये जो हैव बोट लिखा है क्या ये सही है?
क्या ये हमें पास्ट के बारे में नहीं बता रहा? अगर ये पास्ट के बारे में बता रहा है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो जो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो ये हैव बॉट यहाँ पे गलत है, यानी हमारा ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब ये देखिए हैड बोट, हैव बीन बोट, सर ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, याद रखिएगा, क्योंकि इसने पास्ट टाइम मार्कर का यूज कर रखा है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने अपने ग्रेजुएशन को 4 साल पहले कंप्लीट किया, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2 years ago, यानी एगो का मतलब होता है पहले। तो ये जो एगो आएगा तो हम कौन सा टेंस का यूज करते हैं? सिंपल पास्ट का। कौन सा वर्ब आता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैमरामैन मेरे स्टूडेंट को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सपोजिंग इफ गलत है। जैसे ही आया सपोजिंग इफ, आगे देखने की जरूरत नहीं है। सपोज के साथ कभी इफ आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज भी कंडीशन बताता है और इफ भी कंडीशन बताता है। तो जब दोनों ही कंडीशन बता रहे होते हैं तो दोनों का यूज हम एक साथ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? या तो सपोज का यूज करिए या इफ का यूज करिए, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करिए। तो चलिए, कह रहा है कि सपोजिंग को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? इफ ही कम्स। अब देखिए क्वेश्चन में इफ ही कम्स कहाँ है? तो सर यही ऑप्शन है। अब भैया आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, प्यारा सा क्वेश्चन लेकर, और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो फ्रेंड मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बोथ का मतलब कितना होता है? 2। कह रहा है कि बोथ द मदर इन लॉस वेलकम द न्यूली वेड्स विथ garland ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर यानी फूलों का गुलदस्ता के साथ जो न्यूली मैरिड कपल थे उनका स्वागत किया। किसने किया? मदर इन लॉ। और मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सास। तो भैया यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? बोथ का मतलब दो सास ना, इसका मतलब 2 सास नहीं हो सकता है, उनके घर में 2 लोग होंगे, 2 सास के बारे में बता रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि बोथ द मदर इन लॉ वेलकम, यानी वेलकम किया, स्वागत किया। तो बताओ, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि अगर कोई कंपाउंड नाउन होता है तो उसका अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम हमेशा मदर के साथ हम एस लगाते हैं, फादर के साथ एस लगाते हैं, कमांडर के साथ एस लगाते हैं, यानी रूट वर्ड के साथ एस लगता है। जैसे मदर्स इन लॉ, बिल्कुल सही। सिस्टर्स इन लॉ, बिल्कुल सही। कमांडर्स इन चीफ, बिल्कुल सही। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं मदर इन लॉज, गलत है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, और इसका जो राइट स्टेटमेंट होगा वो होगा आपका, आप चेक कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए, मदर्स पे एस लगाया गया है, इन लो, तो ये आपका बिल्कुल सही है। कमेंट करके, कमेंट में लिखकर बताएं आपकी सासू माँ कैसी है, अच्छी है? ठीक है, जरूर बताएं। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सासू माँ। चलो, इट्स ए जॉक, ये एक जॉक था, मजाक था फ्रेंड्स। तो आगे देखिए, ही cited a number of reason for his absence. Cite, चलो इसके मीनिंग को लिखना हुआ चालू करिएगा। साइट का मतलब होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। साइट का मतलब होता है प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान। साइट का मतलब होता है व्यू माने नजारा। और रिसाइट का मतलब होता है किसी चीज को सुनाना। तो बताओ, नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण बताया, किसके लिए? फॉर हिज एब्सेंस, अपने एब्सेंस के लिए, यानी वो एब्सेंट था उसके लिए नंबर ऑफ रीजन बताया कि मैं इसलिए एब्सेंट था, मैं इसलिए क्लास नहीं आया। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये नहीं हो सकता, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर्स आर नोन, यानी जो डॉक्टर होते हैं वो जाने जाते हैं। नोन के साथ फोर आया है, नोन फोर, किस लिए जाने जाते हैं? फॉर देयर इलेजिबल हैंड राइटिंग, बिल्कुल सही। डॉक्टर आप देखते हैं ऐसे ऐसे लिख देते हैं, पता नहीं चलता है, जब तक मेडिकल वाले के पास नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि भैया डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है।
तो उनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो होती है अपठनीय, यानी उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, और जो पढ़ नहीं पाते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेजिबल, यानी ये बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य होना, इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य होना, और इनकॉरिजिबल यानी जिसको आप सही नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो राइट स्टेटमेंट है वो ये बिल्कुल सही लिखा है, तो आपका राइट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन मैंने आप लोगों को दिया है ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपने कुछ जरूर सीखा होगा। इसी के साथ आज का जो ये हमारा वीडियो है, हमारा सेशन है, इसको मैं एंड करता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।